क्या आप राजा बन के राज करना चाहते हो? क्या आप अपने देश की समस्याओं को देखते हैं और जानते हैं कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर आपके पास ऐसा करने की शक्ति होती तो क्या आप सब समस्याओं का समाधान कर देते? आपको ये जान के खुशी होगी कि आप सही जगह पे आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम राजनीतिक सत्ता का ये पाठ शुरू करें, एक सवाल आप जरूर अपने आप से पूछ लीजिए। शासक चीजों को आपकी तरह स्पष्टता से क्यों नहीं देख पाता? और तो और, शासक क्यों अक्सर स्वार्थी, आत्मविनाशकारी और अदूरदर्शी तरीके से काम करते हैं? क्या वो मूर्ख है? कतई नहीं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। इन्हें मूर्ख नहीं कहा जा सकता। तो फिर जरूर कुछ और बात होगी। दूर से सिंहासन सर्वशक्तिमान दिखता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कार्य करने के लिए सिंहासन हासिल आप कर लेते हैं और फिर सिंहासन आप पे कार्य करने लगता है। शासकों के लिए नियमों पर चर्चा करने से पहले आप इस सत्य को स्वीकार करें या अभी पीछे मुड़ जाइए। राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अकेले शासन नहीं कर सकता। एक राजा अकेले सड़कें नहीं बना सकता, अकेले कानून लागू नहीं कर सकता, अकेले राष्ट्र या अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकता। एक राजा की शक्ति कार्य करना नहीं है, बल्कि अपनी तिजोरियों में रखे खजाने का उपयोग करके दूसरों से अपनी ओर से कार्य करवाना है। एक राजा को एक सेना और उसे चलाने के लिए एक सेनापति की आवश्यकता होती है। एक राजा को खजाना और उसे इकट्ठा करने वाला भी कोई चाहिए। कानून और उसे लागू करने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता भी राजा को होती है। यदि प्रमुख व्यक्ति आपके आदेशों को पालन नहीं करते हैं, तो वे सभी परिवर्तन जो आप करना चाहते हैं वो वे केवल आपके दिमाग में चल रहे विचार मात्र है। तानाशाही में जहां शक्ति ही सही कराती है, वहां सत्ता की चाबियों की संख्या कम होती है। शायद केवल एक दर्जन जनरल, नौकरशाह और क्षेत्रीय नेता, उन्हें अपने पक्ष में कर लीजिए और शासन करने की शक्ति आपके पास होगी। लेकिन कभी ये मत भूलना, उन्हें अगर आप अप्रसन्न करोगे तो वो आपकी जगह ले लेंगे या आपकी जगह किसी और को सिंहासन पे बिठा देंगे। अब दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां शासक के बहुत सारे प्रमुख समर्थक की आवश्यकता होती है, और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शासक को कुछ ही चुनिंदा प्रमुख समर्थक की जरूरत होती है। इसी को हम लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर रूप से समझ सकते हैं। लोकतंत्र में ज्यादा प्रमुख समर्थक होते हैं और तानाशाही में कुछ ही प्रमुख समर्थक से काम चल जाता है। देश में लोकतंत्र रह सकता है या तानाशाही, कुछ प्रमुख समर्थक रह सकते हैं या अनेक। पहला नियम, प्रमुख समर्थकों को अपने पक्ष में करें। उनके साथ होने से आपके पास कार्य करने की शक्ति मौजूद रहती है। जब वो आपके साथ है, आपके पास सब कुछ है। जब वो आपके साथ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब उनको अपने पास रखने के लिए आपको दूसरा नियम का पालन करना पड़ेगा। दूसरा नियम है, खजाने पर नियंत्रण रखें। अब आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी सारी मेहनत के लिए आपका खजाना एकत्र किया जाए और आपको और आपके प्रमुख समर्थकों में वितरित किया जाए, ताकि आप सिंहासन पे टिके रहे। एक शासक के रूप में यही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसाधनों को कैसे जुटाया जाए और कैसे वितरित किया जाए, ताकि ताश के पत्तों पर वो घर ना गिरे जिसके ऊपर आपका सिंहासन बैठा है। अब आप आकांक्षी, परोपकारी तानाशाह, अपने नागरिकों की मदद करने की ख्वाहिश भी रखते होंगे, लेकिन खजाने पर आपका नियंत्रण ही प्रतिद्वंदियों को आकर्षित करता है। अगर खजाने पर आपका कोई नियंत्रण ना रहता तो प्रतिद्वंदी भी नहीं रहते। इसलिए आपको अपने प्रमुख समर्थकों को वफादार रखना होगा, लेकिन आपकी तिजोरियों में खजाना तो सीमित ही है। आपका राज्य तो सीमित धन ही उत्पन्न करता है। इसलिए सावधान रहे। नागरिकों पर खर्च किया गया खजाने का हर अंश खजाने का वो अंश है जो वफादारी पर खर्च नहीं किया गया। इस प्रकार सही कार्य करना, देश की संपत्ति को देश के नागरिकों पर खर्च करना, आपके प्रतिद्वंदियों को सत्ता हासिल करने का एक साधन देता है। सड़कों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण पर खर्च किया गया खजाना वो खजाना है जिसका वादा कोई प्रतिद्वंदी आपके प्रमुख समर्थकों से कर सकता है, बशर्ते वे
पाला बदल ले। परोपकारी तानाशाह भले ही अपनी पूरी कमाई नागरिकों पे खर्च कर दे, लेकिन प्रमुख समर्थकों को अपना इनाम मिलते रहना चाहिए, क्योंकि भले ही आपने सबसे वफादार समर्थकों को इकट्ठा किया हो, उनके पास भी आपके जैसे ही समस्या है, बस आपसे एक स्तर नीचे। प्रमुख समर्थकों को भी प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार प्रमुख समर्थकों को मिलने वाला खजाना भी अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके भी प्रतिद्वंदी हैं जो कभी नीचे से तो कभी ऊपर से हमला बोल सकते हैं। वफादार और मंदबुद्धि लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चतुर प्रमुख समर्थक हमेशा शक्ति के संतुलन पर नजर रखते हैं, निष्ठा बदलने को तैयार रहते हैं यदि आपके हारने की संभावना दिख जाए। गठबंधनों के बढ़ते जाल में उन देशों में जहां प्रमुख समर्थकों की संख्या कम है, पुरस्कार बहुत अच्छे हैं, और जब हिंसा हावी होती है तो सबसे क्रूर लोग भी आकर्षित होते हैं, और जो देवदूत अच्छे कार्य करते हैं वे अक्सर शैतानों से हार जाते हैं जो ऐसे अच्छे काम नहीं करते। इसलिए जितनी भी वफादारी आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए, क्योंकि सभी प्रकार के तानाशाही संगठनों में वफादारी ही शासक के लिए सब कुछ है। और इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि तानाशाही में राजा को दरबार की जरूरत होती है खजाना जुटाने के लिए, और इसी खजाने का इस्तेमाल करके राजा अपने दरबार की वफादारी खरीदता है और दरबार को और ज्यादा खजाना जुटाने के काम पे लगा देता है। यही तानाशाही में शक्ति का आत्मनिर्भर मूल है, इसके बाहर सब गौण है। अब कई प्रमुख समर्थकों वाले राजा के सामने वास्तविक समस्याएं हैं, सिर्फ प्रमुख समर्थकों का खर्च नहीं, लेकिन साथ ही उनके प्रतिस्पर्धी जरूरतों और प्रतिद्वंदिता को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। जितने ज्यादा प्रमुख समर्थक उतनी ज्यादा समस्याएं। उन सभी के बीच सामाजिक और वित्तीय जाल जितना अधिक जटिल होगा, एक प्रतिद्वंदी के लिए एक महत्वपूर्ण जनसमूह को अलग करना उतना ही आसान हो जाएगा। एक राजा के पास औसतन जितने अधिक प्रमुख समर्थक होते हैं, उनका शासनकाल उतना ही छोटा हो जाता है। तो अब हमें जानना होगा तीसरे नियम के बारे में, प्रमुख समर्थकों को कम करें। यदि कोई प्रमुख समर्थक अनावश्यक हो जाता है, उसके कौशल की आवश्यकता और नहीं रहती है, तो आपको उसे बाहर कर देना चाहिए। एक सफल तख्तापलट के बाद एक नया तानाशाह अक्सर ऐसे कुछ लोगों को हटा देता है जिन्होंने उसे सत्ता में आने में मदद की, पिछले तानाशाह के कुछ समर्थकों के साथ काम करते हुए, जो बाहर से एक भयानक विचार जैसा लगता होगा। अपने साथी क्रांतिकारियों का साथ क्यों छोड़ दिया इस नए तानाशाह ने? क्या पुराने तानाशाह के समर्थक से कोई खतरा नहीं है? लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए आवश्यक प्रमुख समर्थक वो ही हमेशा नहीं है जो उसे बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को तनख्वाह देते रहना जो अतीत में महत्वपूर्ण था लेकिन अब बेकार है, नागरिकों पर पैसा खर्च करने के समान है। अप्रासंगिक पर खजाना बर्बाद करने के बराबर है एक तानाशाही में। और परिभाषा के अनुसार तख्तापलट करने वाले तानाशाह ने पाला बदलने वालों को बड़ा खजाना देने का वादा जरूर किया होगा। तिजोरी का आकार तो नहीं बदला, इसलिए खजाना कम लोगों में बांटना पड़ेगा। एक तानाशाह जो सही समर्थकों को अपने वश में कर लेता है, खजाने पर भी कब्जा कर लेता है, अनावश्यक खर्च में कटौती करता है, अनावश्यक प्रमुख समर्थकों को अपने रास्ते से हटा देता है, उसका कार्यकाल लंबा और सफल होता है। इस संरचना का अनावरण देखकर आप अपने और अपने साथियों के लाभ के लिए किसी देश को नियंत्रित करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं, या आप थक गए होंगे, अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ढांचागत कठिनाइयों को देखते हुए अब मुक्ति के लिए लोकतंत्र की ओर रुख कर रहे हैं। तो आइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में शासकों पर चर्चा करें, लेकिन ये चर्चा हम इस सीरीज के दूसरे वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हमने शासक के नियमों के बारे में चर्चा की, वो शासक जो तानाशाह है या राजा है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।